देखिए क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश के किरण की मोड़ने की क्षमता, प्रकाश के किरण की मोड़ने की गुण। एक्चुअल में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से आता है तो दूसरे माध्यम में जाने की ओर वो अपने दिशा को बदल लेता है। इस इनके जो पीछे के जो मुख्य कारण है वो अपवर्तनांक, अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। जैसे पानी के जो अपवर्तनांक होते हैं और जो वायु के अपवर्तनांक होते हैं, दोनों में भिन्नताएं होती हैं। तो अपवर्तनांक एक्चुअल में होता क्या है, उनको ऐसे समझिए। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश का किरण आया, ये वायु है, ठीक है, इनको ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश का किरण था ऐसे, इनको ऐसे जाना चाहिए था, ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये जो हुआ, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है अपवर्तनांक। अगर अपवर्तनांक नहीं होता तो ये प्रकाश के किरण को मोड़ने नहीं देता। अब समझते हैं इसके पीछे का कुछ लॉजिक। निम्नलिखित में से अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? देखिए बिहार बोर्ड वाला इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब ही भी होता है कम, और अधिकतम का मतलब होता है अधिक। अधिकतम का मतलब होता है अधिक। तो घबराने का जरूरी नहीं है, अधिकतम लिखा रहेगा अधिक और न्यूनतम लिखा रहेगा कम। न्यूनतम का मतलब कम, अधिकतम का मतलब अधिक। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इतना चीज याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, ठीक है। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। उसके बाद केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, अल्कोहल का होता है 1.36, तारपीन का होता है 1.47, बेंजीन का होता है 1.50, बर्फ का होता है 1.31, सेंधा नमक का होता है 1.54, हीरा का होता है 2.42। देखिए चूंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, इसमें अभी तक में 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल इसी वैसे हैं। इसको इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि अब भी जो कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल इसी का यूज करके क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले समझिए, इनमें से सबसे कम अपवर्तनांक आपको किसका दिख रहा है? सबसे कम आपको अपवर्तनांक किसका दिख रहा है? यहाँ पे वायु का 1.003। हम ऑप्शन में चेक करते हैं, वायु है, तारपीन है, बेंजीन है, पानी है, केरोसिन है। तो तारपीन में पहले टिक लगाते हैं, उसके बाद कौन है? बेंजीन। बेंजीन में टिक लगाते हैं, उसके बाद कौन है? पानी। पानी में टिक लगाते हैं, उसके बाद केरोसिन। केरोसिन में टिक लगाते हैं। देखिए इन चारों में से सबसे कम किसका है? पानी का है 1.33, केरोसिन का है 1.44, तारपीन का 1.47 और बेंजीन का 1.50। सबसे कम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी का 1.33। तो इनमें से सबसे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का नाम है पानी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपका हो सकता है ऐसे भी आ जाए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका? हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन अपवर्तनांकों को आरोही क्रम में लिखें, तो जिसका सबसे कम होगा उसको पहले लिखिएगा, उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सिंपल बात है, आपका पानी। अगर ऑप्शन में है उसके अनुसार बताना है, अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर सबसे कम पूछा तो वायु। कोई प्रॉब्लम? कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीकाओं से भी पूछता है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक। छोड़िए अभी ही बता देते हैं। देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, निरपेक्ष मतलब होता है तुलना, ठीक है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है होता है, इसको इस प्रकार समझिए। प्रकाश का चाल कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वायु का लगभग लगभग हम लोग व्यवहार में इतना ही मांगते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनसे कम होता है, ठीक है, इनसे कम होता है, फिर भी हम व्यवहार में इतना मानते हैं, लेकिन अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए इसको इस प्रकार समझिए, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश का चाल उतना कम। मान लीजिए हम अल्कोहल को ले लेते हैं और तारपीन को ले लेते हैं। तारपीन का अपवर्तनांक है 1.47 और अल्कोहल का अपवर्तनांक है 1.36। दोनों में से सबसे कम अपवर्तनांक है अल्कोहल का। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है, इसका मतलब प्रकाश का चाल इसमें अधिक है और इसमें प्रकाश का चाल कम है। कोई दिक्कत? प्रकाश का चाल सबसे अधिक उसमें होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अब देखिए हम लोग व्यवहार में इतना मानते हैं, लेकिन वायु का एक्चुअल में इतना स्पीड नहीं है, वायु में प्रकाश का चाल इतना नहीं है, इससे कम है।
इससे कम है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा होगा, निर्वात से क्या होगा, ज्यादा, प्रकाश का चाल से क्या होगा, ज्यादा। अपवर्तनांक क्या है, इसका अधिक है। इसका मतलब है इनके तुलना में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक इनके तुलना में एक से क्या होगा, अधिक, एक से अधिक होगा। इसका मतलब वो है कि प्रकाश का चाल उनसे कम है, वायु, प्रकाश का चाल वायु में कम है और निर्वात में ज्यादा है। कोई दिक्कत? अब समझिए इसको। दूसरा क्वेश्चन, वायु को में अभिसारी लेंस है। देखिए एक टॉपिक है, उनको बोलते हैं किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो सारा किरण एक बिंदु पे आके जमा हो जाए। आप गौर से देख पा रहे होंगे सारा किरण एक बिंदु पे आके जमा हो रहा है, इसे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सेकेंड है अपसारी किरण पुंज, जब एक बिंदु से किरण चारों ओर विकृत हो जाए या फैल जाए, इसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप देख रहे होंगे एक ही बिंदु से सारे किरण निकल रहे हैं, एक बिंदु से सारे किरण निकल रहे हैं, इसीलिए इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर किरण पुंज, जब एक दूसरे के किरण क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के किरण क्या हो, समांतर हो, इसे ही हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर समांतर हो। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सूर्य से तो एक बिंदु से आके फैल रहा है, तो इसको हम कौन सा किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से आती प्रकाश की किरण किस प्रकार की किरण पुंज है, अभिसारी, अपसारी या समांतर किरण पुंज। इसका आंसर होगा समांतर किरण पुंज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दूर से आती किरणें, जब बहुत दूर से प्रकाश की किरण आती है तो हम उसे समांतर किरण पुंज मानते हैं, क्योंकि देखिए जब बहुत दूर से आता है तो उनके आर्क से आने के बाद उनको समांतर किरण पुंज मानते हैं। बस आपको इजी वे में इतना याद रखना है कि सूर्य से जो आती प्रकाश की किरण होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने पूछा है। और बिहार बोर्ड वाला एक क्वेश्चन को बार बार पूछता है, तो पूछ भी सकता है कि सूर्य से आती प्रकाश की किरणों को कौन सी किरण पुंज कहते हैं, तो सूर्य से आती प्रकाश किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अब देखिए 2 प्रकार का लेंस होता है, एक होता है ये वाला उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। इसको ऐसे समझिए, ये वाला उत्तल लेंस और ये वाला अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा और किनारा में पतला, बीच में मोटा और किनारा में पतला। अवतल लेंस में उल्टा, किनारा में मोटा और बीच में पतला, किनारा में मोटा और बीच में पतला। देखिए जब प्रकाश की किरण दोनों लेंसों में होकर अपवर्तित होती है तो दोनों का गुण अलग अलग होता है। देखिए एक क्या करेगा, एक क्या करेगा, जाके एक बिंदु पे मिल जाएगा और एक बिंदु से विकृत हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला उत्तल लेंस है, जब प्रकाश का किरण को हम लोग उत्तल लेंस में भेजते हैं तो ये एक बिंदु पे आके सबसे पहले हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे। जब भी प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं वो समांतर ही होकर गुजर जाती है, और जस्ट जब हम उसके ऊपर से एक किरण समांतर भेजेंगे प्रधान अक्ष के, तो ये जिस बिंदु पे जाके मिलेगी उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक, वो खैर दूर की बात है। अब देखिए ये गया इधर आके एक बिंदु पे जमा हो गया, फिर गया एक बिंदु पे जमा, जहां से भेजेगा समांतर वो क्या होगा, एक बिंदु पे आके जमा। तो उत्तल लेंस का एक गुण होता है जो सारे प्रकाश की किरण को एक बिंदु पे आकर अभिसारित कर देती है, इसीलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश को हम प्रधान अक्ष से भेजते हैं तो वो सीधा गुजर जाता है। ठीक, अब जब उसके समांतर भेजते हैं तो ये बिल्कुल फैल जाता है, और जब एक बिंदु से फैल जाता है तो हम इसे अपसारी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्रकाश के वायु में अभिसारी लेंस है कौन, अभिसारी जो एक बिंदु पे आकर अभिसारित हो जाती है, जमा हो जाती है, एक बिंदु पे आके जो जमा हो जाती है उसे अभिसारी कहते हैं। और आप देखिए इसमें जमा हो रहा है, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वायु में अभिसारी लेंस है, आप वायु में रखिए, जमीन में रखिए, आकाश में रखिए, कहीं भी रखिए, तो उत्तल लेंस कैसा व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस जैसा। उत्तल लेंस होगा अभिसारी लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, प्रकाश के किरण के मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, लेंस का एक ही काम है, वो प्रकाश की किरण को मोड़ देती है। अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो वो उसको मोड़ देगी। मान लीजिए ये लेंस है, प्रकाश की किरण है, या तो इधर कर दे या इधर कर दे या इसे मोड़ दे। तो लेंस का एक ही काम है प्रकाश की किरण को मोड़ना। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता।
प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। अब है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। हम इनको तुलना करेंगे प्रकाश के चाल से। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु में जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात से क्या होता है, एक अधिक होता है तो एक से अधिक, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक एक से अधिक। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक बिहार बोर्ड वालों ने इस क्वेश्चन को बस एक ही बार पूछा है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। अब है क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जब भी प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, ठीक है, इनके दो नियम होते हैं। मान लेते हैं ये प्रकाश का किरण है, इसको आना चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन ये कुछ कारणों से क्या होते हैं, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। बिल्कुल पहला नियम जैसा परावर्तन का था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ है। बस फर्क इतना है कि आपतित किरण वहाँ परावर्तित किरण होती थी, तो ये अपवर्तित हो जाती है, इसीलिए अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। ये सबसे पहला नियम। सेकेंड नियम है आपतन कोण की जया, मतलब साइन, आपतन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, मतलब इसकी साइन, इसका केवल इसका कोण, इन दोनों की अनुपात एक नियतांक होती है। मतलब दोनों को क्या है, एक कांस्टेंट आप कह सकते हैं। दोनों की अनुपात एक कांस्टेंट होती है जिसको नियतांक कहते हैं, या म्यू से हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो, उसके भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। अगर परावर्तन भी होगा तो दो नियम। अब है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। इससे जस्ट पहले बताए थे कि सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक है, इसीलिए हीरा इतना चमकता है। इसीलिए हीरा चमकने का सबसे बड़ा कारण है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा वो उतना अधिक चमकेगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42। कोई ऑप्शन पढ़ने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे अवतल दर्पण और अवतल दर्पण भी है और अवतल लेंस भी होता है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। देखिए, दोनों का फोकस दूरी जिसको हम छोटा f से लिखते हैं, दोनों का, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक। सेकेंड, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको नोट कर लेना है, हमेशा याद रखिए। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों का फोकस दूरी नेगेटिव। उसी प्रकार या उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी हमेशा होगा धनात्मक, जिसको पॉजिटिव कहते हैं। दोनों का हमेशा फोकस दूरी क्या होगा, प्लस, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, हिंदी में धनात्मक कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। निम्न में से किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक। धनात्मक को हम लोग प्लस से लिखते हैं, ऋणात्मक को हम लोग माइनस से लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड वाला की क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से पूछ सकता है। तो देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप ही बताइए। चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल, चाहे वो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट उत्तल लेंस में टिक लगा देना है। अगर यहाँ पे होता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल। अगर लेंस किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस। देखिए, जब भी ऋणात्मक आए तो अवतल और जब भी धनात्मक आए तो उत्तल, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। मात्रक और एसआई मात्रक में फर्क है, तो हम मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। लेंस में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर। उसके बाद क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे एक गिलास है, अभी तालाब नहीं ले रहे हैं, एक गिलास है। हम पहले ही बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन होने के हम यहाँ पे मान लीजिए मेरा आँख है, यहाँ पे मेरा आँख है, यहाँ वायु है और यहाँ पे जल है, ये वाला जल है, ठीक है। ये जैसे प्रकाश का किरण ऊपर जाएगा तो ये दूर हट जाएगा अभिलंब से, तो ये फैल जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पानी ऊपर की ओर उठाओ और ये वाला जो नीचे जो इसका जो एरिया है वो ऊपर की ओर लगे। तो जब भी गिलास हो या तालाब हो, कुछ भी हो, उसका जो ये जो एरिया है ऐसा लगता है ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसके कारण ये हमें उठा हुआ महसूस होता है और इसका गहराई कम लगता है। ठीक उसी प्रकार आप इसको तालाब में कर सकते हैं। तो इसी के कारण अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल कम गहराई दिखाई देता है। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। तो ये विवर्तन तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होगा 10th में, अपवर्तन में ही आप लोगों को टिक लगाना है। तो चाहे वो तालाब का जल हो या गिलास का जल हो या कहीं का भी जल हो, कम गहराई दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक।